स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन की क्या भूमिका रहती है, फूट डालो और राज करो, ये किसकी नीति होती है, किस प्रकार बंगाल का जो है वो विभाजन करते हैं अंग्रेज, और हिंदू मुस्लिम जो एकता अब तक बनी हुई है उसमें कैसे फूट डालते हैं, ठीक है, किस तरह फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। अगर आपने मेरी पहली मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं, पॉलिटी की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जा करके मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो जीएस आपको क्रम वाइज कवर करवा रही हूँ मेरी आने वाली वीडियो से आप लोग नोटिफाइड होते रहें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो हम देखेंगे कि 19 जुलाई 1905 में क्या होता है कि ये लोग आपस में, जो अंग्रेज थे, ये लोग आपस में मीटिंग करते हैं कि हाँ हमें बंगाल का विभाजन जो है वो करना है, ठीक है। और इस संदर्भ में 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की ये लोग घोषणा कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है, तो घोषणा हो जाती है 20 जुलाई 1905 में। और जब घोषणा हो जाती है तो इंडियंस को पता चल जाता है कि हाँ बंगाल का ये लोग विभाजन कर रहे हैं, और किस उद्देश्य से कर रहे हैं इसको भी भाप जाते हैं बहुत जल्दी ही। तो इस संदर्भ में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग होती है, ठीक है, मीटिंग बिठाते हैं, और वहाँ मीटिंग में उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम लोगों को स्वदेशी आंदोलन करना है और बहिष्कार को अपनाना है। मतलब जो स्वदेशी वस्तुएं हैं हमको अब उसको यूज़ करना है जो मेड इन इंडिया है, ठीक है, और जो ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुएं हैं उसका हमें बहिष्कार करना है। और सिर्फ वस्तुएं ही नहीं, जो हमारी जो फॉरेन से जो भी पॉलिसीज़ और जो भी कल्चरल भी जो चीज़ें अपनाई जा रही हैं, रिचुअल्स हों या फिर कोई भी मॉडर्न विचारधारा हो जो अपनाई जा रही है, उन सभी का हम लोग बहिष्कार करेंगे, ठीक है। शिक्षा का भी, पाश्चात्य शिक्षा का जो होता है उसका भी बहिष्कार स्टार्ट हो जाता है। तो पूरी तरह से अंग्रेजों का बहिष्कार स्टार्ट होता है और स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन किसका परिणाम होता है, बंगाल विभाजन का ही परिणाम होता है। अब 20 जुलाई को इन्होंने घोषणा कर दी कि बंगाल का विभाजन होगा। 7 अगस्त को हमारे यहाँ मीटिंग होती है इस संदर्भ में, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है ये लागू हो जाता है। कौन करता है, लॉर्ड कर्जन, ठीक। वायसराय कौन थे बंगाल के विभाजन के समय, लॉर्ड कर्जन। लागू कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को। ये क्वेश्चन पीसीएस में एक बार पूछा गया है कि बंगाल के विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो वो थे सर एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है, सर एंड्रूज फ्रेजर। अब जो बंगाल था वो जैसे हम आज का देखते हैं पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, ठीक है, उस समय क्या था, तो उस समय बंगाल सिर्फ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ना होकर के ये जो मैंने पूर्वी साइड का एरिया है इंडिया का वो मैंने कवर किया है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप लोगों को बस समझाने के लिए मैंने ऐसे ही बना दिया रफली। तो ये बंगाल में उस समय क्या क्या आता था, थोड़ा सा असम का पार्ट आता था, बांग्लादेश आता था, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया आता था, बिहार आता था आज का, और ये आज का उड़ीसा आता था, और थोड़ा झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है, थोड़ा सा ये एरिया जो है वो कवर होता था, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये कितना मतलब समृद्ध है ये क्षेत्र उस समय तक के लिए, क्योंकि जो गंगा यमुना का जो द्वाब है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, सॉरी, ये सुंदरबन जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का द्वाब इधर ही है, ठीक है। फिर छोटा नागपुर का पठार जो है ये खनिज रूप से कितना समृद्ध है, ठीक है। उड़ीसा महानदी का जो ये किनारा है ये कितना समृद्ध है। तो ये खनिज के रूप से, खाद्यान्न के रूप से, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ही ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, ठीक है। ये एरिया आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और कल्चरल रूप से भी देखिए यहाँ पे कितने सारे कल्चर देखने को मिलते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश। तो कल्चरल वे में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक पावरफुल था, ये आर्थिक रूप से भी पावरफुल था, राजनीतिक रूप से भी पावरफुल था, और ये जो पावर थी ये देखी नहीं जा रही थी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से। तो उन्होंने बोला कि इस क्षेत्र को, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसी को ही हम क्या करें, डिवाइड कर दें। और डिवाइड कैसे करें, धार्मिक आधार पर इसको डिवाइड कर दें। हालांकि वो स्पष्ट रूप से ये नहीं बोलते कि ये धार्मिक रूप से डिवाइड हो रहा है, वो बोलते हैं राजनीतिक रूप से जो इतना बड़ा क्षेत्र है उसका प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके प्रशासनिक जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ का जो प्रशासन है वो अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो बंगाल का विभाजन था उसका उद्देश्य क्या था, तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल उसका जो उद्देश्य था, पर्पस था, वो था बंगाली जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको दुर्बल बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो एकता थी ना, हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत थी, क्योंकि उस समय 40 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन हुआ करती थी, और सिर्फ बंगाल में ही 8 करोड़ की आबादी जो थी वो निवास करती थी, ठीक है। अब इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है वो लागू होता है, लॉर्ड कर्जन करते हैं, ठीक है।
आगे हम देखेंगे कि जब ये लागू हो जाता है बंगाल का विभाजन, तो इस दिन को हम लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर हमने इसको राखी दिवस के रूप में भी मनाया था। ठीक है, राखी दिवस के रूप में भी मनाया, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम ने राखी बांधी, उपवास भी रखा, गंगा स्नान भी किया दोनों ने। तो कहीं ना कहीं इस समय तक आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये प्रतीक है, प्रतीक के रूप में ये सामने आता है कि हम इसको 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, राखी बांधते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई बहन एक दूसरे को, दोनों ही उपवास रखते हैं, गंगा स्नान भी करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ। तो इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मतलब ये आज का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस क्षेत्र को इन्होंने पश्चिमी बंगाल का नाम दे दिया, और जो बांग्लादेश है और असम वाला एरिया है उसको इन्होंने पूर्वी बंगाल का नाम दे दिया। ठीक है, बंगाल की टोटल पॉपुलेशन उस समय लगभग 8 करोड़ थी। अब इन्होंने कैसे माइनॉरिटीज़ में बांटा, अल्पसंख्यक समुदाय को बांटा, उसके बाद अल्पसंख्यकों को धमकाया, डराया, और धमकाया तो क्या ही, मतलब उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया। अब कोई माइनॉरिटी है उसके अंदर आप डर पैदा कर दो कि जो भी बहुसंख्यक जो लोग हैं जिस समाज के, वो आपके ऊपर कभी भी आपका मतलब प्रताड़ना आपको दे सकते हैं, आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, या मतलब किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो माइनॉरिटी तो डर जाएगी अगर आप उसके अंदर भय पैदा करोगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यही अपनाई। आप यहाँ देखेंगे कि जो पश्चिमी बंगाल था उसमें जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनकी संख्या लगभग 4.2 करोड़ थी, और इस क्षेत्र में जो मुस्लिम आबादी थी वो लगभग 90 लाख थी। तो इन्होंने यहाँ पे जो अल्पसंख्यक बना दिए वो मुस्लिम बना दिए। ठीक है, इधर अल्पसंख्यक कौन हो गए, मुस्लिम। अब जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है यहाँ पे 1.2 करोड़ लगभग हिंदू थे, और 1.8 करोड़ जो थे वो मुस्लिम्स थे। तो इन्होंने यहाँ पे माइनॉरिटी किसको बना दिया, हिंदुओं को। ठीक है, अब यहाँ की जो माइनॉरिटी है मुस्लिम, इनके दिल में ये डर पैदा कर दिया कि ये जो हिंदू हैं ये आपको प्रताड़ित कर सकते हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी हो। ठीक है, तो आप पे अत्याचार कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग डर गए, माइनॉरिटी डर गई। बोले वाले लोग आप अगर उनको डरा देंगे या किसी भी तरह से मतलब भय उत्पन्न कर देंगे, तो डरता तो हर इंसान है, तो डर उनके अंदर पैदा होगा कि हाँ अब मतलब जो है बंगाल का विभाजन हो चुका है और जिस क्षेत्र में हम आते हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कौन है, हिंदू हैं। इसी तरह यहाँ की जो माइनॉरिटी है इनको डरा दिया कि ये जो मुस्लिम्स हैं ये आपको प्रताड़ित कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ माइनॉरिटी हो। तो अब तक जो लोग राखी बांध रहे थे एक दूसरे को, अब इन लोगों ने क्या किया, डरा धमका करके और उन लोगों में धार्मिक रूप से मतभेद उत्पन्न करके उन लोगों को अलग कर दिया। अब अंग्रेजों को कुछ नहीं करना, अब इन्होंने जो फूट डालनी थी, जो बीज बोने थे बो दिए, अब इनको चुप करके बैठना है। और जो आपस में कौन लड़ेगा, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, अब इनको तलवारें उठाने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम वो काम खुद कर लेंगे, है ना। लड़ाई का काम अब ये लोग खुद देख लेंगे, इनको बस माचिस जलानी थी वो ये लगा चुके। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में आप देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है कि जब जो मुस्लिम्स थे उनमें ये भावना आ जाती है कि हाँ हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं और हम लोगों को कभी प्रताड़ित किया जा सकता है हिंदुओं के द्वारा। तो ये आप देखेंगे 1906 में इस क्रम में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, अलग से मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और जोरों शोरों से अंग्रेज़ जो है इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, इस क्रम में आगे देखेंगे कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो कहीं ना कहीं बंगाल विभाजन का ही परिणाम था, उसके विरोध में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन अब भय उत्पन्न हो गया है तो स्वदेशी आंदोलन का कृषक वर्ग और मुस्लिम वर्ग जो थे ये लोग समर्थन बहुत ज़्यादा मतलब प्रदान अपना नहीं करते हैं। ठीक है, मुस्लिम वर्ग से और कृषक वर्ग से विशेष समर्थन जो था वो स्वदेशी आंदोलन को प्राप्त नहीं हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन के क्रम में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं जो एग्जाम में बनती हैं। स्वदेशी आंदोलन में जो इसका पहले तात्कालिक कारण था वो बंगाल का विभाजन था, जो कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन के समय जो प्रेरक गीत बनाया गया, जो गीत गाया वो था वंदे मातरम। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है आप सब जानते हैं। प्रेरक गीत कौन सा था, वंदे मातरम। और स्वदेशी आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी जी। और स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व और प्रदान करने के लिए और इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए इनकी एक पत्रिका भी आती है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था द बंगाली। पत्रिका का नाम था द बंगाली। ठीक है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु का बहिष्कार करने का जो सर्वप्रथम सुझाव था, क्वेश्चन वीडियो में आया है, सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र जी ने। ठीक है, और इसकी बांग्ला भाषा में इनकी पत्रिका भी इंपॉर्टेंट है, संजीवनी, जो कि 1905 में ही इन्होंने संपादित की थी। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सैयद हैदर रजा, और मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता थे चिदम्बरम पिल्लय। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन भी स्वदेशी आंदोलन में
शामिल थे, जुड़े हुए थे। और इसी आंदोलन में अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि 1971 में बांग्लादेश द्वारा इसको अपना राष्ट्रगान बना लिया जाता है। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले साहब। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस भी अपना सपोर्ट किसको देती है? स्वदेशी आंदोलन को। अब स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, क्योंकि ये जो थे वो पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। ठीक है, ये लोग मतलब आगे आप देखेंगे कि जब जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है तो ये निर्लज मतलब एक बताते हैं कि आप ये वस्तुओं की बर्बादी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नहीं थे, ये इसकी आलोचना करते हैं। जो भी बहिष्कार होता है ना स्वदेशी आंदोलन में, जैसे शिक्षा का भी बहिष्कार होता है कि नहीं हम ये जो अंग्रेज़ी शिक्षा है ये नहीं पढ़ेंगे, और कई सारी जो क्षेत्रीय सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका गठन होता है। तो ये जो थे वो पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंधों के समर्थक थे। तो ये बहिष्कार जो है विदेशी चीज़ों का, उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, अब देखेंगे कि बंगाल का विभाजन हो जाता है, लेकिन 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, जिसमें जॉर्ज प्रथम और मैरी ये आते हैं। ठीक है, और इस समय लॉर्ड हार्डिंग जो हैं वो अरुणडेल समिति के सुझाव से बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, इसको रद्द कर देते हैं। लेकिन अब ये मीनिंगफुल नहीं था, आप इसको रद्द कर दो या कुछ कर दो, बंगाल के 2 नहीं आप 1000 और टुकड़े कर दो, या फिर मतलब कुछ भी कर दो। आप इन लोगों को जो दिल के अंदर मतभेद डालना था, जो फूट डालनी थी हिंदू और मुस्लिम की एकता में, जो बिल्कुल उसको तोड़ना था, ठीक है, तो वो तो भावना ये पैदा कर ही चुके थे। हिंदू मुस्लिम दंगे स्टार्ट हो गए थे, फिर जो एकता थी उसका भी खंडन हो गया था कहीं ना कहीं से। तो जो इनको बीज बोना था डिवाइड एंड रूल का, वो तो ये बो चुके। अब आप 10 टुकड़े करो कि बिल्कुल उसको समेट लो, उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है तो हमें तो पढ़ना ही है कि अरुणडेल समिति के सुझाव पर बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द होता है, लॉर्ड हार्डिंग करते हैं। ठीक है, और यहीं 1911 में जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर लेते हैं। अब जब आप देखेंगे कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आप मतलब ऐड कर लीजिएगा इसमें, कि ये जो पूर्वी बंगाल था ना, इसकी राजधानी बनाते हैं ढाका को, जो आज की बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और जो पश्चिमी बंगाल था इसकी राजधानी बनाते हैं कलकत्ता को, जो आज पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की बनता है और ढाका जो है वो पूर्वी बंगाल की राजधानी बनता है। अब 1911 में ये कलकत्ता राजधानी छोड़ करके दिल्ली ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ हिंदू मुस्लिम इतने दंगे हो रहे थे तो ये रुक कर करेंगे भी क्या, तो इसलिए ये अपना बोरी बिस्तरा समेट के और चले जाते हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। इसी टाइम पीरियड में कुछ सोसाइटीज़ की और कुछ समितिज़ की स्थापना हुई थी, तो वो मैंने 3 लिखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आप इनके नाम जानते रहिएगा और कौन इसके मतलब संस्थापक थे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जी। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना करते हैं अश्विनी कुमार दत्त। बंगाल केमिकल्स की स्थापना करते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो चैट वहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है। आपका अगर कोई भी डाउट हो या कोई सुझाव भी हो तो आपके सुझाव और डाउट जो है वो दोनों आमंत्रित है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं। मैं इसकी जो PDF होती है वीडियोस की वो वहाँ पे डलवा देती हूँ, प्लस वहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्विज़ेस भी करवाती हूँ डेली। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, थैंक्स अ लॉट।